बड़ी स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस एंड टुडे वी गोना स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ नेशनल बॉडीज। तो नेशनल बॉडीज के वैसे तो मैंने नोट्स दे दिए थे पार्ट 2 के, और जिसको नहीं मिले हैं अभी भी फिर भी ले लेना, लेकिन अब तो मैं वीडियो ही आपको ले आई हूँ सामने पार्ट 2 की, क्योंकि पार्ट 2 की वीडियो के लिए बहुत मतलब बोला कि समझ नहीं आ रहा नोट से, तो वो बात तो है यार, नोट से कहाँ इतना समझ आता है। तो ठीक है, अभी इसको लेक्चर को डिलीवर करते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पार्ट 1 में मैंने ख़त्म किया था, यहाँ पे स्टार्टिंग से करेंगे। प्रेसिडेंट आपको बस एक का कह रही हूँ, जस्ट एक रिवीजन आपको हो जाएगा प्रेसिडेंट का भी, क्योंकि प्रेसिडेंट से लेके चलेंगे ना प्राइम मिनिस्टर, एक फ्लो में चलेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि नेशनल बॉडी पार्ट 1 आपने बहुत पहले करा था, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहा है। तो अभी पार्ट 2 में प्रेसिडेंट को रिवाइज करते हुए प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, देखो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल, अपनी नेशनल बॉडी, ये सारी चीज़ें उसी में आती है। नेशनल बॉडी में ही आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो पूरा कंट्री का होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री होता है ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली तो नहीं होता ना, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ लखनऊ तो नहीं होता, इस तरह से नहीं होता ना। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आपका लोकसभा हो गया, आपकी राज्यसभा हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें किस में आती है? नेशनल बॉडी में जो आती है, सेंटर लेवल पर। ठीक है, सेंटर लेवल पे अपने मोदी जी राज कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक नेशनल बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्राइम मिनिस्टर इज अ नेशनल बॉडी। वो पूरे सेंटर को देख रहे हैं, यानी कि पूरे वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल बॉडीज जिसे हम कह देते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज भी तीन में डिवाइडेड है ना, 3 में ही डिवाइडेड होती है अपनी बॉडीज ये। तो इसमें भी 3 में है। लेजिस्लेटिव क्या होता है? जहाँ पे काम काज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे लॉज वगैरह बन रहे हैं, मेकिंग ऑफ लॉज कम्स अंडर लेजिस्लेचर, है ना। लेजिस्लेचर में क्या आता है कि वहाँ पे लॉज बन रहे हैं। एग्जीक्यूटिव वाली बॉडीज क्या करती हैं? ये उन लॉज को, उन चीज़ों को पूरे देश तक पहुंचा देती हैं, यानी कि लेजिस्लेचर में लॉ तैयार हुए, एग्जीक्यूटिव में लॉ देश के सामने प्रेजेंट किए गए, उनको इम्प्लीमेंट किया गया, उनको एग्जीक्यूट करा गया। जुडिशरी में क्या होता है? जुडिशरी में भाई हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम क्या कहते हैं? आई विल सी यू इन द कोर्ट। वही चीज जुडिशरी में आती है। ठीक, अच्छा, लेजिस्लेचर की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव की बात करें, तो लेजिस्लेटिव में हमारा आता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो संसद के 3 पार्ट होते हैं: प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इन तीनों को हम पढ़ते क्या, रिवाइज करेंगे फटाफट से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो ये 3 आते हैं। स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेचर से। प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट जो है कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल 52 से 78 तक के, उसमें प्रेसिडेंट के बारे में आपको चीज़ें मेंशन है। पार्ट 5 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेसिडेंट जो है पार्ट 5 में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आपका प्रेसिडेंट आता है। और जो ये प्रेसिडेंट होता है, आप सुनो, देखो जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? वो एक, देखो प्रेसिडेंट हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जीक्यूटिव में भी काउंट कर ली जाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में भी ये काउंट कर ली जाती है। पर मेन जब हम बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट जो है वो आपका हेड है एग्जीक्यूटिव का, बिल्कुल हेड है, लेकिन वो नॉमिनल हेड है। ठीक है, वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब कि जो भी काम हो रहा है, सब जो हो रहा है वो प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहा है। कर उनको मोदी जी रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, पर वो नाम किसका आ रहा है? वो किसके नेम पर हो रहे हैं, किसके नाम पे हो रहे हैं? वो नाम पे प्रेसिडेंट के नाम पर हो रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उसको हम कहते हैं नॉमिनल है, वो नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, वो रियल हेड ऑफ स्टेट नहीं है। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड रियल हेड ऑफ स्टेट इज, रियल हेड कौन है? अपना रियल हेड प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कहीं जाता है कि रियल नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट
इससे से पूछा जाता है तो सीधा प्रेसिडेंट मार्क करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या रियल हेड ऑफ स्टेट, तो आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये चीजें आपने समझी। अच्छा, इस फटाफट से इसमें देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन चाहिए 35 प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल की उम्र तक होना चाहिए इंसान, सिटीजन ऑफ इंडिया होना, ये सब बहुत बेसिक सी चीजें हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फाइन। इलेक्शन की बात करें, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, हु नॉमिनेट्स द प्रेसिडेंट, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखो इलेक्शन में क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, सबसे पहली चीज देखो, ये इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। एक सेकेंड, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि अब ये इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं जो आपके पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जो आपके वो है ना, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा, तो विधानसभा के जो मेंबर्स यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएज जो होते हैं, तो ये लोग आते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में। तो इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि एक क्वेश्चन दिया जाए कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय 3-4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दे दिया गया है कि बाय प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, ये ध्यान रखेंगे आप कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ आ रही है बात। नॉमिनेटेड का यहाँ कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड कौन से थे, जैसे जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कुछ मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इसी तरह से राज्यसभा में कुछ सदस्य हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तो सेंट्रल लेवल पे हो गया। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे भी, स्टेट में भी आपकी जो दो वो हैं स्टेट, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, वहां पे गवर्नर आ जाएगा ना, स्टेट में गवर्नर आ जाएगा। और ऐसी विधान परिषद में भी कुछ मेंबर्स हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉमिनेटेड वाला सीन है, नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट के, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, जो मेंबर्स हमने चुने हैं, ठीक है, जो मेंबर हमने चुने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे मेंबर जो है इलेक्टेड हैं, इनमें जो भी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो देखो, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो इलेक्टेड मेंबर है यानी कि एमएलए, वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, वहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड का कोई रोल नहीं है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप समझ गए इस चीज को, थोड़ा लंबा हो गया पर आपको समझाना जरूरी था। और अगर आपसे बोला जाए कि और कैसे, तो आप ये भी बोल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। तो इसका मतलब क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, देखो हम जब जाते हैं, हम जब वोट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें बीजेपी को वोट करना है तो हम सीधे बीजेपी वाले को, जो भी वहां से खड़ा हुआ है आपके एरिया से, उसको आप उस पर क्लिक कर देते हो ना। अब तो मशीन में जब जाते हो तो बटन दबा देते हो, वहां पर कमल पे बटन दबा दिया, वो चीज होती है। पर इसमें क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, जो ये मेंबर्स होते हैं ना, वोट तो यही कर रहे हैं क्योंकि यही इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट यही होते हैं ना, और इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन कैसे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। कैसे मतलब कि जैसे मान लो कैंडिडेट ए, बी, सी, डी, तो मान लो मैं पहले चाहती हूँ बी वाला मेरी पहली चॉइस है तो मैं इसको वोट कर दूंगी पहले नंबर पे, फिर मुझे रैंकिंग करनी होगी। अब ऐसे नहीं कि मैं इसको वोट करके बस भाग गए, मैंने अपना ब्लू निशान लगा लिया हो गया वोट, ऐसा नहीं। यहाँ पे पहला वोट हुआ, अब मैं मान लो चाह रही हूँ कि दूसरे नंबर पे अगर ये ना जीते बाय चांस तो
फिर डी जीत जाए तो दूसरे नंबर पे मैं इसको रख दूंगी, मान लो फिर तीसरे पे इसको रख दिया, चौथे पे इसको रख दिया। तो इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जहां पे हम रैंकिंग करते हैं, सिर्फ एक बंदे को वोट करके नहीं आते। ठीक है, आपने चीजें समझ ली। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट की वैकेंसी पर। वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की सीट कब खाली होती है ना, वैकेंसी कब आती है प्रेसिडेंट की, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, तो 5 साल का जो कार्यकाल है प्रेसिडेंट का वो समाप्त हो जाता है, तब वैकेंसी आ जाती है। या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, छोड़ दिया हो किसी वजह से, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, या फिर उसको इम्पीचमेंट के प्रोसेस से रिमूव कराया गया हो। इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, महाभियोग इसको हिंदी में कहते हैं। यानी कि कुछ भी, कोई भी उसने ऐसा कर्म कांड कर दिया है, यानी कि कोई भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसने कुछ रूल्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उनको वॉयलेट करा है, तो इस वजह से उसको हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को। तो ये होता है रिमूवल बाय इम्पीचमेंट के प्रोसेस। वैसे अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इस प्रोसेस से रिमूव नहीं कराया गया है, अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाता है। अच्छा, ओथ किसके सामने, अभी इम्पीचमेंट के प्रोसेस को भी बताना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो ओथ है ये मैंने नहीं बताया पिछले वीडियो में, इसलिए मैं कह रही हूँ विस्तार से इस वीडियो को लेके आई हूँ। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नेशनल बॉडी की पार्ट 1 की का पेज बना भी रखा है ना, तो उसको ऐसे ऐसे क्रॉस मार दो, क्योंकि ये बेस्ट है जो मैं पढ़ा रही हूँ फिलहाल। ओथ किसके सामने लेता है प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ले लेगा, या फिर वो नहीं है तो सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अरे मतलब जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओथ दिलाते हैं, यानी सुप्रीम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसको ओथ दिलाता है। ठीक है, तो ये दो बंदे होते हैं, इनमें से किसी के सामने भी ओथ ले सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। चलो देखो, यहाँ नेक्स्ट क्या लिखा है कि रेजिग्नेशन किसको देता है, ये जब मान लो उसको छोड़ना है, किसी वजह से छोड़ना है, तो ये अपना पत्र जो होता है वो क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं ना। कौन सा लेटर, रेजिग्नेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, छोड़ने वाला पत्र जो भी होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है इसके बाद वाला जस्ट जो होता है उसको दे देता है। और इसका कार्यकाल, यानी कि जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर 5 years का है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस पढ़ लेते हैं। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 61 में हमको दिया हुआ है, तो ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, देखो प्रेसिडेंट को हटाने का काम शुरू कौन करता है, मान लो कुछ भी उसने गलत कर दिया, कोई भी रूल वॉयलेट कर दिया, कोई भी कुछ गलत कर दिया, तो जो हमारे दो हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस में से कोई भी एक हाउस इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट करता है कोई भी एक हाउस। मान लो राज्यसभा ने स्टार्ट किया ये प्रोसेस कि भाई प्रेसिडेंट ने कुछ गलत काम किया है तो हम इसको हटाना चाह रहे हैं, तो उसने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कोई भी एक हाउस, मस्ट बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस हु हैज स्टार्टेड द प्रोसेस। यानी कि इसका मतलब है जिसने भी प्रोसेस स्टार्ट किया है, जैसे राज्यसभा ने स्टार्ट किया है, तो राज्यसभा स्टार्टिंग कैसे होगी उस चीज की, जो भी राज्यसभा के टोटल मेंबर्स हैं उसका 1/4 जो मेंबर्स हैं उस पे साइन होने चाहिए, उस पत्र पे, उस रेजोल्यूशन पे, जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है, जो भी चार्जेस लगाए हैं उस पे 1/4 लोगों का साइन होना जरूरी है, तब इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये हो गया। उसके बाद आया कि 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। भाई प्रेसिडेंट को हटाने से पहले कम से कम उसको बताना पड़ेगा ना, ताकि वो अगला कुछ देख ले अपनी नौकरी शौकरी। तो 14 दिन पहले उसको बताया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है, तुमने ये किया है, अब तुम अपना रास्ता नापो। तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज इतना होने के बाद जो रेजोल्यूशन होता है वो जिस हाउस ने शुरू किया होता है, जैसे राज्यसभा ने शुरू किया है, वो आगे पहुंचाने के लिए, यानी कि उसको आगे वो कराने के लिए, साइन कराने के लिए दूसरे हाउस पर भी जाना पड़ता है उस रेजोल्यूशन को। तो दूसरे हाउस में जाने से पहले राज्यसभा को अपने टोटल मेंबर्स में से फिर 2/3 के मेजॉरिटी जो है उसको पास करनी चाहिए। मतलब जो भी लेटर आपका रेजोल्यूशन है, कम से कम राज्यसभा में 2/3 मेंबर्स होने चाहिए जो उस पर हामी भरे, मतलब इसका ये है सिंपल। उसके बाद जब इतना हो जाता है तो वो दूसरे हाउस पे पहुंचा दिया जाता है, यानी कि लोकसभा पे पहुंचा दिया गया। उसके बाद क्या होता है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता है। लोकसभा इस पे अपनी वो करती है, इंक्वायरी वगैरह करती है
कि कैसा कैसा सिस्टम है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव डू नॉट पार्टिसिपेट। अब इसमें क्या है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउस के, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में दोनों हाउस के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई हाथ नहीं है, पर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस में हटाने के समय में नॉमिनेटेड मेंबर्स का हाथ होता है। किसमें होता है? राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। पर फिर भी यहाँ पे आया है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में इसका रोल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। वो स्टेट लेवल पे जो मेंबर्स थे ना, विधानसभा के सदस्य के नॉमिनेटेड सदस्य, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि मतलब कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस ऐसे तरीके से होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में आपका लोकसभा राज्यसभा आता है, इन दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड तो करते ही करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। पर नॉमिनेटेड इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नॉमिनेटेड वालों का नहीं है, ठीक है। और नॉमिनेटेड और स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है। इतना भी आपको याद रखना है कि जो स्टेट वाला लेजिस्लेचर है, विधानसभा, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते, नॉमिनेटेड बस इसके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं? तो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड का भी इसमें कोई नहीं है, यहाँ पे नॉमिनेटेड वालों की बात हो रही है। तो नॉमिनेटेड में इनके नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करते हैं और इनके नहीं करते। कहीं आप लिखो कि इनके नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट वालों के नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड पार्टिसिपेट करते हैं। फाइन, राइट, इतना खत्म हुआ प्रेसिडेंट का। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि प्रेसिडेंट अपना आर्टिकल 52 से 61 तक का 62 तक का होता है, ठीक है। 52 से 62 तक का होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट 52 से 78 तक का होता है, नहीं, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव जो चीज है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो चीज है वो 52 से 78 तक के। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सब कुछ आता है, प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, ये तीनों चीजें आती है यूनियन में, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो इन तीनों को मिला करके कितने आर्टिकल्स है? 52 से लेकर के 78 तक के। पर जो प्रेसिडेंट वाली चीज है, जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है, वो 52 से 62 पर खत्म हो जाते हैं। 63 से वाइस प्रेसिडेंट वाली चीज शुरू हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं पावर्स पर। पावर्स भी बहुत जरूरी है आपको, कि पूछा जा सकता है कौन किसको क्या कर रहा है। तो प्रेसिडेंट की पावर्स देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में पावर्स क्या आती हैं? देखो, ये किस किस को अपॉइंट करता है, बहुत जरूरी है लिखना। तो ये पीएम को अपॉइंट करता है, अपॉइंट करता है, इलेक्ट तो हम करते हैं, हम वोट देते हैं जाकर के, मैं पार्लियामेंट फॉर्म हो जाती है, मेंबर्स बन जाते हैं पार्लियामेंट को, और वो मेंबर्स अपने आप में से एक अपना हेड उठाते हैं, खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। और उस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट फिर कौन कर देता है? यानी कि ठीक है, मतलब थप्पा कौन लगा देता है? वो चीज वाली चीज है, ठीक है, तुम हो प्राइम मिनिस्टर, तो वो चीज करता है कौन? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे लिखोगे अपॉइंट पीएम एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि पीएम की जो सेना है, प्राइम मिनिस्टर की सेना होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसको भी अपॉइंट करता है। अपॉइंट AGI CAGNCEC मेंबर्स, ठीक है, इनको अपॉइंट करता है। अब इनके जो है, आप फुल फॉर्म खुद सर्च करो, ठीक है। एक का बताऊंगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सभी को पता है वही है ना, कोई बात नहीं, इन सब के आप खुद सर्च करो और लिखो, ठीक है। मेंबर्स ऑफ UPSC, स्टेट गवर्नमेंट चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ये फाइनेंस कमीशन, इन सबको इलेक्ट अपॉइंट करता है कौन? अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एक चीज और कि ये अपॉइंट किसको करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है, और जजेस को भी अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यही अपॉइंट करता है। और जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, जो बाहर भेजे जाते हैं, हमारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भी यही अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम, सारे जो डिसीजंस है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको नॉमिनल हेड भी बोला जाता है।
तो एग्जीक्यूटिव आपने देखा। अच्छा, अब यहाँ बात करेंगे जुडिशियल की, बात कर लेते हैं। देखो जुडिशियल यानी कि जो न्यायपालिका वाली चीज होती है, उसमें ये क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। देखो ये किसी भी पर्सन को क्षमा कर सकता है, ठीक है, वो चाहे तो क्षमा कर सकता है। मेरी मान लो मैंने कुछ बहुत गलत काम किया और मेरी जो है बहुत बड़ी पहुंच है भाई जज के साथ, तो मैं कुछ कर सकती हूँ, वो मुझे माफ कर सकता है ना, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। दूसरी चीज है कि कम्यूटेशन। अभी देखो जैसे डेथ है ना, किसी ने फांसी की सजा सुना दी है किसी को, तो वो बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को वो सजा सुना दी है फांसी की, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस सजा को कम कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है उस सजा को। इम्प्रिजमेंट, सॉरी, नेक्स्ट है आपका कि रेमिशन। रेमिशन में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकता है पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर, यानी कि वो उसकी जो वो है ना, ड्यूरेशन कितनी तक की सजा काटेगा उसको भी कम कर सकता है। तो ये सब काम कर सकता है प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर की अगर हम पावर की बात करें, लेजिस्लेटिव वाली चीज में इसके पास क्या पावर है, तो ही कैन नॉमिनेट। देखो अब प्रेसिडेंट, मैं अब नॉमिनेट नॉमिनेट इतनी देर से कर रही थी, 20 मिनट हो गए भाई मुझे, और मैं नॉमिनेट नॉमिनेट कर रही हूँ। तो ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो 12 मेंबर्स ये लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है, और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मेंबर्स हैं जो लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, तो आप बोलोगे 2। कितने मेंबर्स हैं जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, तो आप बोलोगे 12। किसके द्वारा किए जाते, तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट, समझ गए। उसके बाद आएगा ये जो है प्रेसिडेंट, वो मीटिंग वीटिंग भी बुला लेता है, ठीक है, ये यही बुलाता है। तो कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस, तो लोकसभा और राज्यसभा जो है इनकी मीटिंग बुलाता है कौन, प्रेसिडेंट बुलाता है। उसके बाद बिल रिक्वायर प्रेसिडेंट परमिशन, यानी कि जो बिल है, ठीक है, उसको एक लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, सबको पता होगा। तो इसमें भी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ही कैन कॉल और प्रोपेग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा, यानी कि ये जो है सिंपल सी बात है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। हम जानते हैं ना लोकसभा एक कौन सा हाउस है, लोकसभा एक वो वाला हाउस है जिस जो भंग किया जा सकता है ना, जो डिसॉल्व किया जा सकता है। तो उसको डिसॉल्व कौन करता है, प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करता है। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये मत समझना कि ये फालतू है सब, ये एक चीज, एक लाइन इसमें क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप कर रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, जो मैंने पार्ट 1 में नहीं कराई है, मिस मत करना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो है, ठीक है। अब जब आंख बंद करो और जरा बताओ कि कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लोकसभा में कितने होते हैं, 2 होते हैं नॉमिनेट। राज्यसभा में, ठीक है, 12 होते हैं नॉमिनेट, फाइन, वेरी गुड। ठीक है, मीटिंग मीटिंग कौन बुला लेता है हाउसेस की, बिल्कुल प्रेसिडेंट ही बुलाता है। अब सबका आंसर प्रेसिडेंट ही दो, क्योंकि प्रेसिडेंट ही पढ़ रहे हैं। फिर भी लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, बिल लॉ बनने के लिए परमिशन किसकी चाहिए, प्रेसिडेंट की चाहिए। और जो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल में देखिए तो मनी बिल कैन बी पास्ड ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। जो मनी बिल है उसको पास कराया जाता है, जो भी है उसमें मतलब प्रेसिडेंट का ही जरूरी है, प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब उसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 years, ठीक है। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इनको याद रखना कि 5 साल के बाद एक फाइनेंस कमीशन एक से को कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ये बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ये आपको समझ आया ना, कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर 5 years, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस कमीशन बनाती है हर 5 साल के बाद, ठीक है ना। मतलब कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, एक कमीशन होता है जो फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो रिलेशन है वो फाइनेंशियल रिलेशन जो है, ठीक है,
वो कैसे हैं उनको देखना, उनको ठीक रखना, ये सब काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो वही कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल के बाद। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है आपको, एक एक चीज आपको याद रखनी है। बढ़े आगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करेंगे वीटो पावर की। वीटो पावर क्या होती है? व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एक्शन, ही हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि जब एक बिल लॉ बनने के लिए जिससे देखो कोई भी लॉ बनाया था मोदी जी, बहुत सारे अभी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। वो जम्मू कश्मीर वाली चीज करी थी, तो जम्मू कश्मीर वाली चीज छोड़ो, वो वाली चीज अभी करी थी, क्या नाम है उसका, ये CAA अपना ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी बिल, ये एक्ट बना है। ये एक्ट बनने से पहले ये एक बिल था ना। तो बिल दोनों हाउसेस से पास हुआ, लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसके बाद ये कहा गया प्रेसिडेंट के पास गया उसके सिग्नेचर के लिए। तो अब भाई सिग्नेचर के अब चाहते तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो क्या करते, उनके पास 3 ऑप्शंस थे। क्या करते? गिव, या तो वो बिल को हाँ कर देते, जो उन्होंने किया, तो बिल बन गया, वो बिल एक्ट बन गया, तो ठीक है, या तो वो हाँ करते। या दूसरी चीज थी कि विद होल्ड हिज एक्शन टू द बिल, या फिर वो जो है अपना कुछ भी नहीं अपने पास उसको रख लेते। ठीक है, अपने आराम से उसको रख लेते, कुछ उस पे अपनी टिप्पणी नहीं देते। या क्या करते, ही में रिटर्न द बिल, या उस बिल को वापस करते कुछ कुछ उसमें करेक्शन के लिए, फॉर रिकंसिडरेशन, ताकि उसको दोबारा से कंसिडर किया जाए, एक बार फिर से देखा जाए उसमें क्या क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसको फिर से देखा जाए। तो वो ये 3 काम कर सकते थे। अच्छा, ये जो रिटर्न वाली चीज है सारे बिलों के लिए है, पर एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन 2 बिलों को छोड़ करके सभी बिल पर ये अपनी ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये 3 कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देख लेते हैं 3 वीटो कौन से। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? व्हेन अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। एब्सोल्यूट वीटो में क्या आता है भाई? एब्सोल्यूट नो, ये मान लो रिजेक्ट हो गया। सस्पेंसिव वीटो यानी कि रिटर्न कर दिया, सस्पेंड कर दिया उसको, कुछ टाइम के लिए रिटर्न कर दिया, अभी तुम कंसिडर करो उसे दोबारा। एक होता है पॉकेट वीटो। वीटो यानी कि उसमें क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट का कोई मन नहीं है उस बिल पे अपनी टिप्पणी देने का, पॉकेट में रख लिया। इफ neither satisfies or nor rejects nor return the bill but simple keeps the bill for indefinite period, यानी कि उसने कुछ नहीं बताया अपने पास, बस बिना किसी उसके जानकारी के उसको अपने पास पॉकेट में आराम से बैठा दिया। ठीक है, तो ये 3 वीटो पावर्स होती हैं उसकी, हमारी प्रेसिडेंट की, बहुत जरूरी है याद रखनी। तो ये 3 वीटो पावर्स आप याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 से 71। ओ गॉड, यस। चलिए भाई, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो ये भी जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ये भी जो है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज ही इसे इलेक्ट करता है। और इलेक्टोरल कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ इलेक्टेड एंड इसमें अपना जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी, दोनों मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा था प्रेसिडेंट के केस में इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई रोल नहीं था। इसमें क्या है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई पार्ट नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर को आप कुछ नहीं देंगे, 0 है। ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। क्वालिफिकेशन में देखेंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज इसकी 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए, जो मैंने अभी बताया, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी होना चाहिए। अच्छा, टेन्योर देखते हैं, उसका टेन्योर बिल्कुल प्रेसिडेंट जैसा ही है, 5 साल का ही है। और रिमूव कैसे किया जा सकता है? रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखो उसको रिमूव करना है अगर, तो क्या होगा, जो राज्यसभा है वो क्या करेगी, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी, पूरी मेजोरिटी मतलब पूरी अच्छी खासी मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फुल मेजोरिटी आप कह लो, तो मतलब फुल मेजोरिटी से राज्यसभा से पास होना चाहिए, और लोकसभा में भी वो अग्रीड होना चाहिए बाय अ सिंपल मेजोरिटी, उसमें थोड़ी मेजोरिटी से जो है अग्री होना चाहिए। 14 डेज का नोटिस मिलना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को भी।
वैकेंसी की अगर बात करें तो वैकेंसी कैसे आती है वाइस प्रेसिडेंट की, देखो या तो एक्सपायरी हो गई हो अर्लियर, मतलब या तो वाइस प्रेसिडेंट की एक्सपायरी हो गई हो, मतलब एक्सपायरी मतलब टर्म खत्म हो गया हो उसका, ठीक है, या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, या डेथ हो गई हो, या फिर डिक्लेयर डिसक्वालिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ने उसको यानी कि हटा दिया हो, उस तरीके से इसकी वैकेंसी आ सकती है। ओथ किसके सामने लेता है ये, कि इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, या फिर सम अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी और के आगे वो ओथ ले रहा हो, कोई और इंसान हो ओथ लेने के लिए। चलिए तो अब इसकी पावर्स एंड फंक्शन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो आपको समझ में आ गया ना कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं, और इसको सुप्रीम कोर्ट भी हटा सकता है अगर वो ये अगर मतलब अगर उसको लगे कि वो एलिजिबल नहीं है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। पावर्स एंड फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि ही एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ कि जो लोकसभा है उसका कौन है, डिप्टी स्पीकर होता है ना, और इसी तरह से जो राज्यसभा है उसका एक चेयरमैन होता है, तो वो चेयरमैन जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट ही है, समझे आप बात को। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, मान लो इस वक्त वेंकैया नायडू आ गए, हाँ वेंकैया, तो ये जो हैं ये राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। अच्छा यहाँ पे इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि ये ऑलरेडी एक ऑफिस होल्ड करते हैं, उस ऑफिस के कारण ही इनको इस ऑफिस में भी वो है, मतलब ये वो है कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट एक्स चेयरमैन होगा राज्यसभा का, और उसको एक्स ऑफिशियो बोल दिया गया है, तो मतलब कि एक ऑफिस ऑलरेडी उनके पास है, और उसके साथ साथ एक दूसरा ऑफिस वो होल्ड करते हैं, इसलिए कुछ उनको एक्स ऑफिशियो टाइप का नाम दिया गया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है, अपना वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ओके यानी कि अगर मैं बोलूं कि वाइस प्रेसिडेंट हट गए हैं किसी कारण से, तो वो ऑटोमेटिकली जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो भी हट जाएंगे, ठीक। अच्छा हिज पावर्स आर सेम एज दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी स्पीकर ऑफ लोकसभा वगैरह की सारी बात करनी है हमें, बहुत बड़ा चीज होने वाली है। पावर्स इसकी सेम है, जो स्पीकर के पावर है लोकसभा की उसकी सेम पावर है। लोकसभा के स्पीकर की जो पावर्स हैं वो वाइस प्रेसिडेंट की काफी हद तक होती हैं। अच्छा ये मैंने लिख दिया हिंदी में। एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बट मैक्सिमम फॉर 6 मंथ्स। अच्छा ये बात ये है कि अगर प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, तो यहाँ क्या लिखा है, हाँ जब मतलब अगर मान लो जैसे प्रेसिडेंट नहीं है, वैकेंसी खाली है वहां पे, प्रेसिडेंट की जगह खाली है वहां पर, तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे काम कर सकता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको नए इलेक्शंस रखने पड़ेंगे ताकि प्रेसिडेंट की कुर्सी भर सके। समझ गए इस चीज को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट। चलो फटाफट से देख लेते हैं, एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा ना आपका, और बहुत चीजें हैं इसमें वो है कि जैसे आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा इस पे यार, तो उसको मिस नहीं करना है। जो स्टार्ट करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेज आ गए आपके पार्लियामेंट के, जितनी देर से 2 हाउस राज्यसभा लोकसभा, वो हाउसेज अब आ गए हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है। देखो लोकसभा से लो और लोअर से भी लो, तो लो लो दैट इज लोकसभा लोअर, लोक लोअर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी हो गया कि लोकसभा इज अ लोअर हाउस। अच्छा जो मैक्सिमम सीट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैक्सिमम सीट्स फिक्स करी हैं लोकसभा में, कितनी सीट्स के आगे एक भी बंदा नहीं होना चाहिए, वो है 552 की सीट्स हैं। उसमें से 530 जो है वो स्टेट वाले होंगे, यानी कि स्टेट के लोग होंगे, और जो 20 है वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और जो 2 हैं वो नॉमिनेटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मतलब कि सिंपल ये है कि जो आप मैंने बोला कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, पार्लियामेंट के सदस्य। अच्छा पार्लियामेंट के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ठीक।
फाइन। तो यहाँ पे जो 530 है वो स्टेट वाले होंगे, ठीक है, यानी कि स्टेट से जो जिनको हम यहाँ बैठे हैं, हमने बीजेपी में कोई बंदा खड़ा है उसको वोट किया, ठीक है, तो ये वाले जो लोग हैं ना ये स्टेट वाले लोग हैं, ठीक। और 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, और भी है ना, और 2 हैं वो नॉमिनेटेड होंगे। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 545 है, जिसमें से 530 स्टेट के लिए स्टेट वाले आए हुए हैं, 13 जो है वो यूनियन टेरिटरी वाले हैं, 2 जो है वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। अच्छा, मोर पावर, लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। एज इसकी जो लोकसभा में मेंबर्स होते हैं उनकी एज जो है 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपको ये याद रखना है। और कैन बी डिसॉल्व, जैसे मैंने आपको अभी पावर्स में बताया था, प्रेसिडेंट की पावर्स में, कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, तो वही चीज आ गई है कि यस, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। इनकी सारी चीजों की उल्टी यहाँ पे है कि देखो, इसमें राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जाती है, बल्कि हर साल 1/3 1/3 रिटायर होते हैं और नए जुड़ते जाते हैं, 1/3 हर साल रिटायर होते हैं, ठीक है। इसमें 25 है भगवान, इसमें 25 साल से ज्यादा की एज चाहिए, इसमें 30 साल से ज्यादा की एज चाहिए। ये 5 साल का है, ये 6 साल का है, ये मोर पावर, ये लेस पावर। अच्छा, ये अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं इसको। मैक्सिमम सीट्स जो फिक्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा वो 250 है, जिसमें से 238 ये वाले हैं और 12 नॉमिनेटेड है। 238 जो है इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बढ़िया। देखो, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है इस चीज को। जब हमने लोकसभा के बारे में अभी बात किया तो इसमें हमने देखा कि जो स्टेट 530 वाले जो हैं वो स्टेट वाले हैं, जो स्टेट से होकर आए हैं ना, स्टेट वाले। ये जो है 238 जो राज्यसभा में हैं, ये वो मेंबर्स हैं जो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये वो मेंबर्स हैं जो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा में जो इलेक्शन हो, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उसमें से जो मेजॉरिटी वाले हैं जो इलेक्टेड हैं वो एमएलए द्वारा इलेक्टेड हैं, ठीक है। इसमें से तो जो 530 वाले हैं वो तो हमने इलेक्ट किए हैं, इसमें जो है वो एमएलए ने इलेक्ट किए हैं। समझे इस चीज को लिख लेना। अच्छा, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, कि देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा में जो मेजॉरिटी वाली चीज है जो 530 है वो स्टेट में जो चुने गए हैं। जैसे मान लो ये पूरी कंट्री है और ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कोई इस रीजन से खड़ा है, कोई तुम्हारे रीजन से खड़ा है, कोई तुम्हारे दोस्त के रीजन से खड़ा है, ऐसी इसमें तो हर रीजन से जो भी बंदे जीत रहे हैं वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, ठीक है, वो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। तो ये सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये हैं, ठीक है। और ये वाले जो हैं, ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, उनके द्वारा कुछ चुने जाते हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको बोला जाता है, तो राज्यसभा को बोला, यानी कि स्टेट की काउंसिल, ठीक है, स्टेट्स की काउंसिल राज्यसभा है, समझे। अच्छा, आपको ये जो एमएलए वाली चीज समझनी है ना, तो आप स्टेट बॉडीज में जाओ, वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, वहां से समझ लो, सारा चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये जो चीज है ये स्टेट बॉडीज की नहीं है, ये हम नेशनल बॉडी पढ़ रहे हैं, फाइन। तो इसीलिए स्टेट बॉडी वाली चीज स्टेट बॉडी में ही मिलेगी, जाओ वहां पे और वहां से क्लियर करो सारी चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही थी ना आपको, वही चीज है। ये देखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा का एक स्पीकर होता है, लोकसभा का एक डिप्टी स्पीकर होता है। इसी तरह से राज्यसभा का एक चेयरमैन होता है और राज्यसभा का एक डिप्टी चेयरमैन होता है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है हमें कि फटाफट से देखेंगे, मैं रीड करूंगी और जहां जरूरत होगी वहां समझाऊंगी। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, है ना, लोकसभा के भी मेंबर्स हैं, अरे यार, लोकसभा और राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं। इन दोनों मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, ये आप तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो आपस में से एक बंदा चुनते हैं जो अपना स्पीकर बनाते हैं। डेट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट फिक्स करता है। उसके बाद है ही holds the office even after the dissolution of Lok Sabha till new Lok Sabha forms, यानी कि
जो स्पीकर है, जब मैंने कहा ना कि लोकसभा भंग हो सकती है, तो बेशक जब वो भंग हो जाएगी तो जरूरी नहीं, तो जो स्पीकर होगा वो साथ में भंग नहीं होगा, ठीक है। वो तब तक नहीं होगा जब तक वो तब तक काम करेगा जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती, ठीक। उसके बाद है, ही कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी और रिजाइंस बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर। देखो, लोकसभा का जो स्पीकर है वो किस तरह से हट सकता है, या तो खुद की मर्जी से डिप्टी स्पीकर को लिख दे अपना लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, तब तो वो जा सकता है, या फिर लोकसभा उसे हटा सकती है। अगर कुछ गलती शलती हुई तो लोकसभा उसे हटा सकती है। पावर्स क्या है, जो लोकसभा है वो डिसाइड करती है ये जो बिल है वो एक मनी बिल है या नहीं बिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, तो लोकसभा डिसाइड करती है। सॉरी, ये स्पीकर जो है ना लोकसभा, यहाँ पे लिख लीजिए स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, वो डिसाइड करती है। उसके बाद जो लोकसभा का स्पीकर है वो मीटिंग, जो भी प्रेसिडेंट बुलाता है ना मीटिंग, तो लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की मीटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है, तो उस प्रेसिडेंट, वो जो मीटिंग है उसको उसकी आप ये तरह से लगा लो चेयरमैनशिप कौन करता है, यानी कि उसकी जो आपकी मीटिंग है उसको हेड कौन कर रहा है उस समय, तो वो डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी ये स्पीकर हेड करता है, ठीक है ना। ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अच्छा, उसके बाद है, ही कैन ओनली वोट इन केस ऑफ टाई। अगर कोई टाई हो जाता है, कुछ भी वोटिंग शोटिंग चल रही हो, टाई हो जाता है, तो तब उस केस में ये वोट करता है, उस वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। ही एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो पूरी इंडियन पार्लियामेंट्री जो ग्रुप है उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने ये समझा इस चीज को कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो डिसाइड करता है बिल मनी बिल है कि नहीं है। वो जो मीटिंग हो रही है जो प्रेसिडेंट ने बुलाई है उसकी चेयरमैनशिप भी एक तरीके से करता है, और वोट के टाई के केस में वोट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो करता है। डेप्यूटी स्पीकर है, तो डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे, इलेक्टेड सेम एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जैसे स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर इलेक्ट किया गया है, वैसे ही डिप्टी लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी इलेक्ट किया जाएगा। और ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर ऑफिस व्हेन स्पीकर इज नॉट देयर, यानी कि अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर काम करेगा उस जगह, और वोट करेगा टाई के केस में, वेकेट इन सेम वे एज स्पीकर, यानी कि सेम तरीके से ये भी अपना ऑफिस छोड़ सकता है जैसे स्पीकर छोड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। चेयरमैन की बात करें, राज्यसभा के चेयरमैन की बात करिए, तो हमने आपको पता है राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, और वो कौन है, अपना वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वही चेयरमैन है राज्यसभा का। उसके बाद ओनली बी रिमूव्ड, वो सिर्फ तभी रिमूव होगा व्हेन ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस से उसको हटा दिया गया तो ऑटोमेटिकली वो यहां से भी हट जाएगा। पावर सेम है जैसे कि स्पीकर की है, लोकसभा के स्पीकर्स की जो पावर है वही इसकी पावर्स हैं। एंड एक्सेप्ट डिसाइडिंग वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, देखो मनी बिल डिसाइड करने का काम लोकसभा का स्पीकर करता है बस, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करता, ठीक है। पावर सेम होती है एक्सेप्ट इन दिस केस, फाइन। एंड को, और ये जॉइंट सिटिंग को भी नहीं बुलाता शुलाता, उसका चेयरमैनशिप नहीं करता, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करता। मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, देखो यहाँ एक एक चीज ध्यान दिया करो। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि ही प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा किसी की भी मीटिंग बुलाई हो प्रेसिडेंट ने, उन दोनों सभाओं में, ठीक है, इन दोनों हाउसेस में जो चेयरमैनशिप का काम है वो स्पीकर करेगा लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं करेगा, ठीक है। बस इतनी चीजें याद रखनी है आपको, और क्या चाहिए यार, इतनी इतनी। आई होप दैट आई एम मेकिंग यू गाइज दिस वेरी क्लियर, है ना, आई होप दिस, है ना। तो पावर सेम है स्पीकर की, लेकिन वो बिल डिसाइड नहीं करता, ठीक है। मतलब कि चेयरमैन जो है राज्यसभा का वो स्पीकर जितनी ही पावर्स करता है इंजॉय, पर
वो बिल के मैटर में नहीं करता कि बिल मनी बिल है या नहीं है, और वो मीटिंग को भी चेयरमैन नहीं करता। सिंपल सी बात है, मीटिंग को भी की भी चेयरमैनशिप नहीं करता। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो वही चीज है, ही इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम मेंबर्स, वही मेंबर्स समझ लेना, मेंबर्स में से ही निकाल देते हैं एक राज्यसभा। और जैसे जैसे जो अपना लोकसभा का डिप्टी स्पीकर है, जैसे वो ऑफिस खाली करता है, उसी तरह से ये भी ऑफिस खाली करता है। और टाई की केस में ही ये वोट करता है, कोई टाई हो गया है तो ही उसके केस में ये वोट करता है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई? आपसे पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसमें बोला जाएगा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये है वो है, तो आपको वाइस प्रेसिडेंट मार्क करना होगा। इस तरह से पूछा जाएगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, तो उसमें आपको लिखना होगा कि स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स, है ना। एंड हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेज, तो भी वो स्पीकर ऑफ लोकसभा हुआ, राज्यसभा नहीं। ठीक है ना, ये चीज। अच्छा, लीडर ऑफ द हाउस, ये क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं एक बार। लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ लोकसभा चोजन बाय प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर। ठीक है, उस हाउस, देखो जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा जो है उसका लीडर कौन होगा, ये बोला गया है। तो लोकसभा का लीडर या तो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर कोई भी ऐसा मेंबर जो लोकसभा में चुना गया है बाय प्राइम मिनिस्टर। या तो प्राइम मिनिस्टर हेड है, या फिर प्राइम मिनिस्टर द्वारा कोई चुना गया होगा, वो हेड है। और सेम जो है राज्यसभा के साथ है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, बट स्टिल एक एक चीज मेंशन करनी मैंने जरूरी समझी तो कर दी होगी, है ना। नोट्स ये पहले के बनाए हुए हैं यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ आया। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊं, वीडियो बन गई 46 मिनट्स की। आप चाहो तो प्राइम मिनिस्टर यहीं से शुरू कर दूं, ना चाहो तो अगले वीडियो में बना दूं। गला मेरा थक गया है बोलते बोलते। एक सेकेंड, ये चीज रह गई है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा नॉट राज्यसभा। अब देखो, मनी बिल को जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं करा जा सकता। इससे आप ये चीज निकाल सकते हो कि जब मनी बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है भाई, लोकसभा के पास ही पावर होगी ये बोलने की कि बिल मनी बिल है कि नहीं है। राज्यसभा के पास तो पावर होगी ही नहीं ना फिर इस चीज की, जब राज्यसभा को ये दिया ही नहीं जा रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट मनी बिल। ठीक है भाई, मनी बिल के मैटर में कोई रोल ही नहीं है राज्यसभा का। मस्ट रिटर्न बिल विद इन 14 days। अच्छा, उसको जो है, अब देखो क्या होता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, ठीक है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पास करती है, पर क्या होता है, वो राज्यसभा उस पर कुछ कर नहीं सकती, ना उसको चेंज कर सकती, ना उसको रिजेक्ट कर सकती, उसको बस 14 दिनों के अंदर अंदर वो बिल वापस करना पड़ता है उसको। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर की सेना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की सेना, प्राइम मिनिस्टर की सेना को राज्यसभा रिमूव नहीं कर सकती। मैं बताऊं कौन रिमूव कर सकता है? लोकसभा कर सकती है। पढ़ लेंगे आगे, प्राइम मिनिस्टर जो पढ़ने वाले हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें पढ़ेंगे कि जो लोकसभा है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो सेना है, वो ना उसको रिमूव किया जा सकता है। और रिमूव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा नहीं कर सकती। ये भी आप लिख लो, एक एक पॉइंट लिखो, एक एक पॉइंट। ठीक है। अच्छा, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट बुलाता है ना मीटिंग, तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस टू मीट। ठीक है, हर दोनों हाउस को टाइम टू टाइम बुलाता रहता है। और मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट बी मोर देन 6 months, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो ये हो गया। अच्छा, यूजुअली 3 सेशंस होते हैं ईयर में, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, और ये इनके वो हैं। अच्छा, बजट सेशन होता है फरवरी से मई तक के बीचों बीच। मॉनसून होता है जुलाई से, मॉनसून नहीं मतलब मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक के बीच। और विंटर सेशन होता है नवंबर और दिसंबर का के बीच। ठीक है, अब जो है प्राइम मिनिस्टर की वीडियो अगले से बिल्कुल शुरू कर दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इतना मेरे को पढ़ाना जरूरी था क्योंकि इसमें बहुत विस्तार से चीजें मैंने लेके आई है। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म था, ये थोड़ा अच्छे से था। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब तो बोलती ही नहीं मैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर मोटिवेशन दो। एंड थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर शुरू करते हैं, तुरंत शुरू करेंगे। ओके, हेलो गाइस, स्टार्ट करेंगे फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना भाषण दिए। प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्रधानमंत्री। ठीक है, कितना टाइम लगता है हिंदी बताने में। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। अच्छा, ये प्रधानमंत्री कहाँ से आया? देखो, हम जब वोट देते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं, हमारे क्या होता है कि पूरी कंट्री है, ठीक है, पूरी कंट्री में से हर रीजन में से बंदे, अपने अपने बंदे, अपनी अपनी पार्टी वाले बंदे खड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको जूम करूंगी और यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, तो ये जो आप देख रहे हो, ये एक अपनी कंट्री है, ब्लू कलर से मैंने कंट्री रिप्रेजेंट करी है। अब इस कंट्री में जो ग्रीन ग्रीन वाले, ग्रीन जो मैंने वो लगाए हुए हैं ना स्पॉट्स, तो ये क्या है? ये कुछ रीजन है, ये कुछ क्षेत्र हैं, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जहाँ से हमारे कुछ लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के, है ना, वो खड़े हुए हैं। जैसे मान लो ये छोटा वाला ये रीजन है, इसमें मान लो 4 लोग खड़े हैं, तो मान लो एक बीजेपी का होगा, एक कांग्रेस का होगा, एक आपका होगा, एक किसी और का होगा, है ना, इस तरह से खड़े हुए हैं। इसी तरह से सारे सारे में से, इसमें सब में से खड़े हुए हैं कुछ कुछ लोग। अब हम वोट कर रहे हैं जाकर, बहुत सारे लोग सब वोट करते हैं, वोट कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ से जितने भी लोग खड़े थे, इनमें से जितने भी सबसे ज्यादा वोट मान लो किसको मिला, यहाँ पे मिला, इस वाले बंदे को मिला वोट, यहाँ से इस वाले बंदे को मिला, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, इसको मिला, यहाँ से इसको मिला, यहाँ से इसको मिला। इस तरह से मतलब हर पार्टी, हर क्षेत्र से कोई ना कोई बंदा जीता। ठीक है, अब यहाँ से ये जो बंदा जीता, मान लो ये बीजेपी का था, ठीक है, यहाँ से जीता, यहाँ से ये जो बीजेपी का था, यहाँ से वाला बीजेपी का था, यहाँ से वाला बीजेपी का जीत गया, मान लो यहाँ से वाला आपका जीत गया, यहाँ से वाला कांग्रेस का जीत गया, यहाँ से वाला एक और कांग्रेस का जीत गया, ठीक है, यहाँ पे कोई और है वो भी बीजेपी का जीत गया। तो अब देखो, यहाँ पे जितने भी बंदे जीते हैं, यहाँ पे जितने भी बंदे जीते हैं, एक तो सारे बंदे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जितने भी बंदे जीते हैं सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि जितने भी बंदे जीते हैं, उसमें से आप देख सकते हो बीजेपी 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 बीजेपी, ये बीजेपी। तो मतलब कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेजॉरिटी जो पार्टी जो विन करी है पूरी कंट्री में, अपनी जो पार्टी प्रथम नंबर पे आ गई है, वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी पार्टी है। तो यानी कि बीजेपी पार्टी क्या हुई? विन। ठीक है, यानी कि बीजेपी पार्टी जीत गई। अब इस बीजेपी पार्टी में से जो सारे मेंबर्स हैं, ये जो जितने भी सब जो मेंबर्स हैं ना, ये सब मेंबर्स एक वो बना लिया मेंबर, वो क्या बना लिया इन्होंने, एक अपनी पार्टी है इनकी एक। अब इस पार्टी में से ये अपना एक लीडर चुनते हैं। ये एक लीडर मतलब अपना लीडर इनका डिसाइड होता है कि भाई हाँ ये हमारा, जैसे पूरे उसमें से मोदी जी को खड़ा कर दिया, बीजेपी के हैं कोई, इसमें से मोदी जी कहीं से, मोदी जी भी कहीं से खड़े होंगे, ऐसा नहीं मोदी जी कहीं से नहीं खड़े होंगे, है ना। ठीक है, तो मोदी जी भी कहीं से खड़े हैं, तो पूरी पार्टी मतलब कि जीती, जो जो बंदे जीते पूरी मेजॉरिटी पार्टी बीजेपी की जीती। उसमें से इन सब ने कहा कि चलो भाई मोदी जी को अपना लीडर चुनेंगे, तो मोदी जी क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आपको ये चीज समझ में आई? अच्छा, वापस आएंगे, फाइन। तो यानी कि व्हेन वी चूज एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, जब हम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लेते हैं, या जब हम जिता देते हैं लोगों को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं सारे लोग, विच एवर इज द विनिंग, या फिर विच एवर इज द मेजोरिटी पार्टी, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैंने समझा दिया इसकी हिंदी। एंड द अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो मतलब कि इलेक्शन हो गया, हमने क्या, सबने बोल दिया, मतलब पूरी पार्टी ने बोल दिया कि ठीक है ये मोदी जी को हम चुनते हैं, ये हमारे जो है लीडर बनेंगे, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और अब जो है इनको अपॉइंट कर दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अच्छा, तो ये अब अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है इनको? प्रेसिडेंट दे रहा है, ये याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है इनको? प्रेसिडेंट दे रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट दिया, लेकिन लोगों को हमने चुना ना, सबको हमने जिताया। तो प्राइम मिनिस्टर में इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, ये आप याद रखेंगे। हम ही ने तो चुना है ना लोगों को, तभी तो प्राइम मिनिस्टर निकल के आया है, तो डायरेक्ट हम चुन रहे हैं, सिंपल सी बात है। टर्म इसका होगा 5 साल का, बट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको पहले भी हटा सकता है। PM does all the work, implements all acts in the name of president। मैंने वही बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है,
और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल फॉर्मल हेड है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। यानी कि सारा काम जो है प्राइम मिनिस्टर करता है, सारी इम्प्लीमेंटेशन जो भी हो रहा है, एग्जीक्यूशन जो भी हो रहा है लॉज वगैरह का, सब प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, पर प्रेसिडेंट के नाम पर। फाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स पीएम, ये ठीक है, ठीक है, पीएम को हमने चुन लिया तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ने कर दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो पीएम की सेना, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि पीएम जो है, यानी कि प्रधानमंत्री है भाई, उसको अपनी सेना चाहिए, तो उसकी जो सेना होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है, ठीक है। तो ये सेना कहाँ से आई? ये सेना प्रेसिडेंट ही चुनता है। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। भाई प्राइम मिनिस्टर की सेना है तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ली जाती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने क्या किया, पीएम को चुना है और पीएम की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। फाइन, ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई, तो खत्म होने वाला है। चलो अभी ये देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या बोल रहा है। पीएम की अपनी एक सेना होती है जो उसकी डिफरेंट कामों में हेल्प करती है, ठीक है। इन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है, पढ़ लिया, पर पीएम की एडवाइस पर करता है। फाइन। आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो सेना है, अरे यार निशान लगा देती हूँ, जो सेना है हेल्प करेगी और एडवाइस करेगी, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी वो, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आर्टिकल 74 में बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट की हेल्प करेगी, ठीक है, ओके। प्राइम मिनिस्टर की भी करती है वो, ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक सेना होती है जो उसकी डिफरेंट कामों में मदद करती है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम इन total number of ministers including PM in council of minister shall not exceed 15% of total strength of लोक सभा। इसका क्या मतलब हुआ? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे लिखेंगे 91st अमेंडमेंट था। ये पहले देखो, ये अमेंडमेंट था, ये हमारे कंट्री में पहले ऐसा नहीं होता था। क्या नहीं होता था कि मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई स्ट्रेंथ एक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 91st अमेंडमेंट आया था 2003 में, उसके तहत ये चीज आई थी कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखो ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। अच्छा, यहां बोला गया है आपका कि इसमें मतलब इस पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की सेना है, जो भी सेना है राजा को मिला करके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को मिला करके जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, इस पूरी चीज में से जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 15% किसके? लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की, यानी कि जो 552 है ना, 552 है ना टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, तो इसका जो 15% होगा उससे ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने चलिए आगे बढ़ेंगे। अपने अपने कामों की वजह से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, भाई कुछ कर देंगे, गलती तो भुगतेंगे भी तो, है ना। तो कैसे? देखो, एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक होती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक सेना है, तो मतलब पूरी सेना जो होगा पूरी सेना के साथ होगा। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके हैं? ये लोकसभा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ये लोकसभा के। तो इफ लोकसभा पासिस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर लोकसभा को लगता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कुछ ठीक नहीं है, तो क्या होगा? ऑल मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा राज्यसभा के मेंबर्स के साथ। ये याद रखेंगे आप, इसमें पूरी सेना हटती है, ठीक है। अच्छा, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट के, यानी कि कोई गलती कर दी मान लो, तो प्रेसिडेंट की एडवाइस पर
प्राइम मिनिस्टर जो है किसी को भी बोल सकता है कि तुम हटो अपने पद से, तुमने ये कर दिया कर्म कांड, तुम्हें अब हटना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की एडवाइस पर। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, जो सेना है, ये जो पूरी सेना है, इस सेना में कौन कौन आता है? इस सेना में कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, इस सेना में मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, और इस सेना में डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी आई होप। एंड इसके ये यहाँ तक खत्म होता है आपका एक जो हमारा नेशनल बॉडी है, वो यहाँ खत्म होता है। एक नेशनल बॉडी पूरे जो आप कहते हो ना कि पूरे एंटायर नेशन का जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को भी करना पड़ेगा। वैसे तो हमने स्टेट जो अपना हाई कोर्ट है वो भी नहीं किया, और सबॉर्डिनेट कोर्ट जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं वो भी। तो जुडिशरी का एक अलग से वीडियो आएगा अभी, ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, तो उसको देख लेना। बाकी यहाँ तक आपका स्टेट बॉडी नेशनल बॉडी वगैरह यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक, चलो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।